नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। अब अक्सर लोगों का जब कभी भी संपत्ति को लेकर वाद विवाद खड़ा होता है, चाहे वो अपनी पारिवारिक संपत्ति के अंदर हो, चाहे वो किसी बाहरी व्यक्ति से एक संपत्ति खरीदी हो इस पर हो, या फिर अगर एक व्यक्ति एक संपत्ति पर लंबे समय से रहता आ रहा है, उसको लेकर कोई वाद विवाद है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिवेन्यू रिकॉर्ड, क्या आप म्यूटेशन, दाखिल खारिज, इनके माध्यम से भी संपत्ति पर अपना मालिकाना हक स्थापित कर पाएंगे? अब अगर आप मेरे चैनल से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो आप लोग जानते होंगे मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तमाम समय पर जजमेंट लाता रहा हूं, जहां पर साफ निर्धारित किया गया है कि इस प्रकार की म्यूटेशन एंट्री से, जमाबंदी एंट्री से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 20 नवंबर साल 2023 यानी कि मात्र 10 दिन पुरानी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडरेशन में रखते हुए संपत्ति का मालिकाना हक क्या रिवेन्यू रिकॉर्ड को लेकर देना चाहिए या फिर नहीं, यह चीज वहां पर निर्धारित की गई थी। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को इसका समाधान भी दूंगा कि अगर आपके पक्ष में म्यूटेशन एंट्रीज हैं, जैसे कि दाखिल खारिज, जमाबंदी, इस प्रकार से कोई और रिकॉर्ड आपके नाम से बोल रहा है, तो कैसे आप इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से अपना संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकेंगे। और यह चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, केवल सजेशन के तौर पर नहीं बताऊंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली मुझसे भी लीगल एडवाइस पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में, यानी कि वह रिकॉर्ड जो आपका रिवेन्यू पे हो रहा है, इसके बारे में दर्शाते हैं। अब म्यूटेशन एंट्रीज हो गई, जिसे आप लोग दाखिल खारिज कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार करवानी क्यों जरूरी है, अगर इनको ना कराया जाए तो क्या हो सकता है। अब देखिए, जब कभी भी संपत्ति का मालिकाना हक बदलता है, जैसे किसी ने किसी से संपत्ति को खरीद लिया, अब जब कभी भी संपत्ति का मालिकाना हक चेंज होगा, चाहे खरीदने बेचते समय किसी का देहांत हो गया, उनके बाद उनके बच्चों का हक आ गया, अब जो भी व्यक्ति उस संपत्ति का इस्तेमाल करेगा, कानूनी रूप से उसको उसका टैक्स देना पड़ेगा। उस जमीन को इस्तेमाल करने पर जो कर आता है, टैक्स होता है, वो उसको देना पड़ेगा। अब ये म्यूटेशन एंट्रीज उन्हीं बारे में बात करती है, इसीलिए कहा जाता है कि ये केवल और केवल फिस्कल पर्पस है। फिस्कल मतलब टैक्सेशन पर्पस है। अब जिस किसी भी व्यक्ति को वो संपत्ति इस्तेमाल करनी है, उसको म्यूटेशन एंट्रीज में अपना नाम चढ़वाना पड़ेगा। नाम चढ़वाने के बाद जो भी उस जमीन का टैक्स बनेगा, उसको देने के लिए वही व्यक्ति लायबल हो जाता है। अब लोग इनके अंदर अपना नाम चढ़वा लेने से खुद को प्रॉपर्टी का ओनर समझने लग जाते हैं। उनकी नॉलेज में यह होता है कि अगर हमारा इस सरकारी रिकॉर्ड में नाम आ गया, तो अब हम इसका कानूनी रूप से मालिकाना हक पाने के लिए लायबल हो जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा किसी भी कानून में नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कहीं भी नहीं कहा, बल्कि यह चीज साफ तरीके से निर्धारित कर दी गई है कि अगर कभी भी म्यूटेशन एंट्रीज, जमाबंदी, इन सभी की बात आएगी, तो ये केवल और केवल फिस्कल पर्पस के लिए देखे जाएंगे, यानी कि टैक्स किससे लिया जाए उसके पर्पस के लिए होंगे। बट ये चीज प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं डिसाइड कर सकती। अब दोस्तों, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले तमाम जजमेंट्स में क्लियर कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली कनेक्टेड रहते हैं, मात्र मुझे डेली 15 मिनट देते हैं, तो इन जजमेंट से आप ऑलरेडी रूबरू होंगे। पर आज जो जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये 20 नवंबर साल 2023 यानी कि बिल्कुल 10 दिन पुरानी जजमेंट है। अब
सबसे पहले आप डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल आपको क्लियर होगा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या करा, वो चीज भी मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आप एक बार डिस्प्ले पर। केस टाइटल था हमारा यहां पर पी किशोर कुमार, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस विट्ठल के पटकर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट थे। इसका सिविल अपील नंबर था 7210 ऑफ 2011 और डेट ऑफ जजमेंट थी 20 नवंबर साल 2023। यानी कि जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था मात्र 10 दिन पुरानी जजमेंट लाऊंगा, वही जजमेंट मैंने अभी आपको क्लियर की। अब आपको ध्यान देना होगा डिस्प्ले पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इस जजमेंट में कहा गया था म्यूटेशन एंट्री, यानी कि जो म्यूटेशन में किसी का नाम चढ़वाया जा रहा है, डज नॉट कन्फर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। यानी कि जिसका नाम म्यूटेशन में आ रहा है वो किसी भी प्रकार का अधिकार, मालिकाना या इंटरेस्ट अपने पक्ष में नहीं कर सकता। और जो म्यूटेशन एंट्रीज होंगी वो केवल और केवल फिस्कल पर्पस के लिए होंगी, जो मैंने आपको बार बार क्लियर किया, यानी कि टैक्सेशन पर्पस के लिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा इस जजमेंट में मेयर पॉइंटिंग आउट लकूना इन द अपोजिट पार्टी टाइटल वुड नॉट सफिशिएंट। यानी कि आप केवल अगर दूसरी पार्टी के कागजों में कमी बताकर खुद को ओनर बताना चाहते हैं तो यह चीज सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने कोई डिक्लेरेशन सूट डाला है कोर्ट के सामने जिससे आप खुद को संपत्ति का मालिक घोषित कराना चाहते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा जो ये केस फाइल कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसे बेटर टाइटल अपना अपोजिट पार्टी के कंपैरिजन में साबित करना होगा। और ऐसी सिचुएशन में केवल अगर आप अपोजिट पार्टी के डॉक्यूमेंट्स में कमियां निकाला जा रहे हैं और अपने यहां पर कोई रेलिवेंट ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो इन चीजों से आप यहां पर प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बन सकते। इसके अलावा म्यूटेशन एंट्रीज, जमाबंदी, ये केवल फिस्कल पर्पस के लिए, केवल और केवल टैक्सेशन पर्पस के लिए। अब ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट में भी साफ तरीके से निर्धारित कर दी। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि भाई चलो, म्यूटेशन एंट्री से मालिकाना हक नहीं मिलता। ध्यान दें, वीडियो के आखिर में यह भी बताऊंगा कि म्यूटेशन एंट्रीज को कैसे यूज करना होगा अगर आप ओनर बनना चाहते हैं। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, यह भी आपके साथ डिस्कस कर लूं, जहां पर क्या होता था, लोगों का ऑलरेडी कोई सिविल केस चल रहा है प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर, इसी बीच दूसरा व्यक्ति दबाव बनाकर, अपने रुतबे की वजह से, धोखा देकर, चीटिंग करके अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वा लेता है। अब लोगों के मन में डर आ गया कि भाई एक तरफ तो टाइटल सूट चल रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने अपना नाम चढ़वा लिया, तो यहां पर क्या निर्धारित किया गया है कि क्या यह चीज वैलिड होगी या नहीं, क्या इससे ओनरशिप मानी जाएगी या नहीं, वो चीज मैं यहां पर आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर पहले केस टाइटल था हमारा डॉक्टर पी प्रंजलि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका साइटेशन नंबर है 2022 AP 129। अब दोस्तों यहां पर डिस्प्ले पर देखिएगा जो ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट है कि म्यूटेशन ऑर्डर जो होते हैं, यानी कि जिसका नाम म्यूटेशन में चढ़ने के लिए आदेश हो गया है, वो कभी भी टाइटल, मालिकाना हक को लेकर नहीं हो सकते। कब? जब उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मालिकाना प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी डिस्प्यूट पैदा कर रहा हो। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में समझें, अगर एक प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी वाद विवाद चल रहा है, वो डिस्प्यूटेड हो चुकी है, तो इसी बीच प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर कभी भी म्यूटेशन एंट्रीज नहीं हो सकती। अगर कोई यहां पर रिवेन्यूज अथॉरिटीज किसी का नाम भी चढ़ा देती है, 1% बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक तो ये रेलिवेंट जजमेंट काम आएगी, दूसरी चीज यहां पर जो एंट्री होंगी केवल और केवल फिस्कल पर्पस के लिए होंगी, यानी कि उसका ओनरशिप को लेकर कोई भी लेना देना नहीं होने वाला। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूटेशन एंट्रीज संपत्ति का मालिकाना हक साबित करने के लिए कितना योगदान करती है। अब दोस्तों दो चीज मन में आती है कि ये तो कराने का फिर फायदा ही नहीं रहा, अब ये कोई कराए या ना कराए मालिक तो वो तब भी नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप ऑलरेडी कराकर बैठे हैं, आपके मन में कोई डर है, आशंका है कि कल को आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनी जा सकती है, तो कैसे इन म्यूटेशन एंट्रीज का आप इस्तेमाल करके खुद के फेवर में ओनरशिप करा सकते हैं। अब यह चीज मैं यहां पर आपको क्लियर करके देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर दो सिचुएशन खड़ी होती है। पहली कि आपकी स्वयं की पारिवारिक संपत्ति है, फैमिली प्रॉपर्टी है, और दूसरी आप एक आउटसाइडर है जिसकी कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति से संपत्ति या तो आपने खरीदी है या आप वो कब्जे में लेकर बैठे हैं। पहला पॉइंट आता है कि वह आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है। देखिए, अगर वह आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है
तो ऐसी कंडीशन में म्यूटेशन एंट्रीज को आप पार्टीशन के अंदर दिखाकर ओनरशिप पा सकेंगे। जैसे कि एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी 11 अगस्त 2020, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, जहां पर क्या हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था अगर एक फैमिली प्रॉपर्टी का ओरल पार्टीशन दिखाना है, ओरल पार्टीशन मतलब कि भाई हमारी पारिवारिक संपत्ति थी, हमने उसमें मौखिक रूप से बंटवारा किया, बंटवारा करने के बाद मेरे हिस्से में यह संपत्ति आ गई, पर हमारे पास बंटवारे का कोई कागज नहीं है, तो आप इस प्रकार के पब्लिक डॉक्यूमेंट, म्यूटेशन एंट्रीज वगैरह को दिखाकर खुद को यह दिखा पाएंगे कि यह बंटवारे के बाद जमीन मिली है, इसीलिए आपका म्यूटेशन में नाम चढ़ा है और उसके तहत वो हिस्सा आप अपने नाम करवा सकते हैं। देखिए, सीधा सीधा म्यूटेशन एंट्रीज कुछ नहीं कर रही, पर अगर उसको टेक्निकल पॉइंट्स के साथ टेक्निकल जजमेंट लगाते हुए यूज किया जाएगा तो वही म्यूटेशन एंट्रीज आपको मालिकाना हक भी दिलवा देंगी। कैसे? पारिवारिक संपत्ति है, बताना है हिस्सा मेरे पक्ष में आ चुका है, इसीलिए म्यूटेशन एंट्रीज हुई है और मैं अब इस हिस्से का मालिक कहलाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी आती है जब आप म्यूटेशन एंट्रीज इस्तेमाल करते हुए किसी बाहरी व्यक्ति की संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकते हैं। अब दो कंडीशन होगी, पहली, या तो आपने उनसे वो संपत्ति खरीदी है पर प्रॉपर कागज आपके पास नहीं है, इसीलिए मजबूरन वश करा रहे हैं। दूसरी कि आप वहां पर लंबे समय से कब्जे में। देखिए, दोनों कंडीशन में आपको उन म्यूटेशन एंट्रीज को दिखाते हुए अपना संपत्ति पर कब्जा दिखाना है। कब्जा मतलब कि इतने लंबे समय से आप प्रॉपर्टी पर कब्जे में बैठे हैं, इसीलिए आप उसका टैक्स भी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंसान प्रॉपर्टी को यूज करेगा वही तो टैक्स देगा। तो ये चीज आपको सेम चीज वहां पर कंसीडर करानी है। इसके अलावा अगर और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो वो और बढ़िया है। अब ऐसी कंडीशन में एक डिक्लेरेशन सूट डालना होगा, सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसके तहत आपको आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का रेफरेंस देते हुए अपना एडवर्स पोजेशन लॉ वहां पर एस्टेब्लिश कराना होगा, जिसके तहत उन म्यूटेशन एंट्रीज का इस्तेमाल करते हुए आप कोर्ट से अपने पक्ष में डिक्री करवा पाएंगे और उस संपत्ति का मालिकाना हक अपने पक्ष में करा सकेंगे। यह तरीका होता है उन म्यूटेशन एंट्रीज को इस्तेमाल करके आप संपत्ति का मालिकाना हक भी पा सकते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यह तो क्लियर हो ही गया कि केवल म्यूटेशन एंट्रीज करा लेने से कभी ओनरशिप नहीं मिलती, और दूसरी चीज मैंने आपको यह भी क्लियर करी कि कैसे आप म्यूटेशन एंट्रीज का इस्तेमाल करके खुद को प्रॉपर्टी का मालिक घोषित करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर 2023 को जजमेंट पास किए, जो भी अभी आपके साथ डिस्कस की, उसमें यह भी बताया गया कि अगर आप केवल यह कह रहे हैं कि अपोजिट पार्टी के कागजों में कमी है, यह चीज रेलिवेंट नहीं है जो आपको संपत्ति का मालिकाना हक दिलवा सके। तो उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।